आप लोगों का स्वागत है द नॉलेज पॉइंट में। आज हम लोग जो सेशन करने जा रहे हैं ये हमारा बेस्ड है क्लास 12 के अकाउंट्स के ऊपर। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्लास 12 का अकाउंट्स हमारे दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स और दूसरा भाग है हमारा कंपनीज अकाउंट। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जाएंगे वो हमारा है पार्टनरशिप अकाउंट्स का सबसे पहला चैप्टर फंडामेंटल्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको समझने के लिए इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बना रखे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आप इस चैप्टर के दौरान समझने जा रहे हैं। सबसे पहला है मीनिंग एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इसमें मैं आप लोग को मीनिंग और नेचर क्या होता है पार्टनरशिप का ये बताऊंगा। दूसरा है हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तीसरा है पार्टनरशिप डेट। चौथा रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट। पांचवा रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस, कैसे कैसे हम लोग को ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है वो। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। फिर उसके बाद है हमारा मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर मैं उसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन भी बताऊंगा, क्वेश्चन रिलेटिंग टू पास्ट एडजस्टमेंट्स। कुछ एडजस्टमेंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक होगा, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और लास्ट पॉइंट में जो आपको इस चैप्टर के दौरान बताऊंगा वो है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो अभी हम लोग इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो है क्लास करने जा रहे हैं अपना। और मैं अभी आपको सबसे पहले जो अपना ऑब्जेक्टिव है मीनिंग एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ। हम लोगों का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है मीनिंग एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। चलिए सबसे पहले हम लोग मीनिंग को देखते हैं। मैंने यहाँ पर मीनिंग को बताने के लिए कुछ पॉइंट्स में आप लोगों को पार्टनरशिप का मतलब समझाने का कोशिश किया है। देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन और अमंग पर्संस कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन अ कॉमन विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप क्या होता है? तो ये कुछ लोगों के बीच में एक रिलेशन है जो कि क्या कर रहे होते हैं, साथ में कोई व्यवसाय चला रहे होते हैं और उनका एक ही मोटिव होता है। और वो क्या मोटिव होना चाहिए? वो प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होता है। देखिए सेकंड पॉइंट में भी हमने लिखा है हमारे देश में जो पार्टनरशिप एक्ट गवर्न किया जाता है वो किस एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है? इन इंडिया पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हमारे देश में किस एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। और सेक्शन 4 जो है हमारा पार्टनरशिप का डेफिनेशन बताने का काम करता है। इसी एक्ट का सेक्शन 4 देखिए क्या बोलता है? वो बोलता है the relationship between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। तो हमारा सेक्शन 4 ये बता रहा है कि पार्टनरशिप क्या है। तो ये भी वही बता रहा है कि वो कुछ लोगों के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि क्या करते हैं, अपनी सहमति दे रखे हैं कि हमें प्रॉफिट जो है शेयर करेंगे। और वो कैसा बिजनेस हो सकता है? तो हो सकता है कि वो सभी लोग उसको चला रहे होंगे, वो भी पार्टनरशिप कहलाएगा। या फिर किसी एक व्यक्ति जो है वो सभी के लिए भी काम कर सकता है, उसे भी हम लोग पार्टनरशिप कहेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, मान लीजिए 4 पार्टनर मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं। 2 पार्टनर यहाँ नहीं रहता, वो कहीं बाहर रहता है, वो आ नहीं सकता है। तो उसकी जगह पर जो 2 पार्टनर काम कर रहे होंगे तो वो 2 पार्टनर की लायबिलिटी भी उसने ले रखा होगा। मतलब जो 2 पार्टनर मिलकर के बिजनेस चला रहे हैं, उन 2 पार्टनर का जो भी प्रॉफिट वो लोग बिजनेस में अर्न करेंगे वो सिर्फ वही 2 लोग नहीं बांटेंगे, वो चारों बांटेंगे। और अगर कोई लॉस भी होता है तो उसको भी चारों मिलकर के शेयर करेंगे। ठीक है। तीसरे पॉइंट में देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पर्सन्स हु एंटर इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म। अगर मैं आपको बात कहूं कि अगर पार्टनरशिप है, 4 या 5 लोगों की कोई पार्टनरशिप है, तो उनको अगर मैं सेपरेटली बोलूंगा, वो जो पर्सन्स अगर सेपरेटली मैं उनको उठाना चाहूंगा पार्टनरशिप में, तो मैं उनको क्या बोलूंगा? उन्हें मैं इंडिविजुअली अगर मैं बोलूंगा तो उन्हें पार्टनर्स बोलूंगा। जैसे कि अगर कोई फर्म में ए बी सी, अगर ए बी सी की मैं अलग अलग बात करूंगा तो वो हमारे पार्टनर्स कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं ए बी सी तीनों को मिला करके कहना चाहूंगा तो कलेक्टिवली देखिए हम लोग किस वर्ड का प्रयोग करेंगे? फर्म। इसीलिए ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है पार्टनरशिप फर्म। देखिए अब हम लोग इसके बाद नेचर भी देख लेते हैं, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। देखिए अभी हम लोगों ने मीनिंग जाना, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ नेचर ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस का क्या नेचर होता है।
तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इज अ सेपरेट एंटिटी। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे हम लोग जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म को अगर पढ़ते हैं तो ये एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, जो हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ते थे, जिनकी अकाउंटिंग हम लोग किया करते थे, वहां पर भी आपने देखा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने आप लोगों को एक कंसेप्ट पढ़ाया है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी प्रकार से पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म भी दोनों को अलग अलग माना जाएगा। ये किसके नजरिए से? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आते हैं तो ये इट इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी। कहने का मतलब क्या हुआ? लॉ की नजर में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म जो है अलग नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब हो गया? तो अगर कभी आपका पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जाता है या डिसॉल्व होता है तो उस समय में आपके पार्टनरशिप फर्म के ऊपर जो भी कर्जे होंगे, जो भी उसकी दायित्व होगी, उसे चुकाना पड़ जाता है। और अगर आपका फर्म जो है उस दायित्व को चुकाने में असमर्थ है तो उस समय में पार्टनर्स को अपनी निजी संपत्ति से भी उनके अपने फर्म के कर्जों को या दायित्व को चुकाना पड़ सकता है। तो यही हमारा होता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप, मतलब ये हमारा एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंटेन कर रहा होता है। तो आपने जान लिया मीनिंग और नेचर पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है। अब हम लोग अपने सेकंड ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे, जो है हम लोगों का हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब इसके क्या क्या फीचर्स हैं मैं इसमें अभी हम लोग को बताऊंगा। चलिए अब हम लोग अपना जो दूसरा ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बोर्ड पर कुछ फीचर्स लिख रखे हैं, जिनके बारे में मैं अभी वन बाय वन आप लोग के आगे डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहला है हमारा 2 और मोर पर्सन्स। तो आप लोग जानते हैं पार्टनरशिप कभी भी 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ मिलकर के ही फॉर्म किया जाता है। तो आप ये हमारा सबसे पहला फीचर है पार्टनरशिप का कि उसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के काम कर रहे होंगे। अब मिनिमम तो हमने जान लिया, जो मैक्सिमम कितनी संख्या हो सकती है। तो देखिए पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर्स के बारे में, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया, मगर सेक्शन 464 जो है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का, वो इसके नंबर को, मैक्सिमम नंबर को रिस्ट्रिक्ट करती है 50 तक। मतलब हम लोग क्या समझे कि मिनिमम हमारे 2 होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या हो सकता है? 50। चलिए दूसरा फीचर हमारा क्या है? एग्रीमेंट। तो मैं आपको बता दूं हर पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप जो भी फॉर्म किया जाता है वो एक एग्रीमेंट के तहत ही फॉर्म किया जाता है। इसमें जरूरी नहीं कि हम लोग लॉ में जाकर के इसकी लीगली काम को करें, मतलब हमें इसका रजिस्ट्रेशन कराना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप चाहें तो पार्टनरशिप विदाउट रजिस्ट्रेशन भी चला सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी इच्छा हुई कि हम लोग 4 लोग मिल करके कोई पार्टनरशिप हम लोगों ने फॉर्म किया, तो अब जरूरी नहीं कि मैं उसको रजिस्टर्ड कराऊंगा तो ही वो पार्टनरशिप कहलाएगा। अगर हम चारों ने मिल करके एक एग्रीमेंट बना रखा होगा तो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म कर जाएगा। ठीक है। अब हमारा तीसरा फीचर क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो पार्टनरशिप आप कर रहे हैं वो किसी न किसी बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए, और वो बिजनेस भी कैसा होना चाहिए? वो आपका लीगल होना चाहिए। मतलब जिस बिजनेस को हमारा गवर्नमेंट ने जिस बिजनेस को लीगल कहा है, उस बिजनेस के लिए अगर आपने पार्टनरशिप किया है तो आपका वो पार्टनरशिप वैलिड होगा। और दूसरा जो हमने बोला कि प्रॉफिट मोटिव, जैसे कि हर पार्टनरशिप में आपको एक प्रॉफिट मोटिव लेकर के बिजनेस करना होता है। अगर मान के चलिए, इसको मैं समझाने के लिए, मान लीजिए 3 लोगों ने मिल करके कोई संपत्ति खरीदा है, जैसे कि मैं कहूं कि एक जमीन खरीदा है, तो उन लोगों ने बस इसलिए खरीदा था कि हम लोग 3 लोग मिल करके इसको खरीद पाएंगे, हम अकेले से नहीं खरीद पा रहे थे, तो उस केस में वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर उन तीनों ने ये सोच करके उस जमीन को खरीदा कि हम लोग अभी उसे खरीदेंगे और फिर कुछ प्रॉफिट के लिए और प्रॉफिट को रख करके उसे बेच देंगे, तो वो हमारा उस समय में पार्टनरशिप कहला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। ठीक है। तो ये हमारा था तीसरा फीचर। इसके बाद अब हम लोग चौथा फीचर है, आप देख सकते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो अभी जो हम लोगों ने पार्टनरशिप में प्रॉफिट कमाया तो उसको हम लोग क्या करेंगे? जाहिर सी बात है शेयर करेंगे। तो वो शेयरिंग प्रॉफिट को करने के लिए कोई रेशियो भी हो सकता है, और अगर नहीं कोई कुछ भी नहीं कहता है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग इक्वल रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे।
ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लॉस के समय में जरूरी नहीं कि सारे के सारे पार्टनर्स उसको शेयर करेंगे। अगर कोई पार्टनर हमारे एग्रीमेंट में ये बात कह रखा होगा कि मैं लॉस में शेयरिंग नहीं करूंगा, तो वो व्यक्ति जो है लॉस में कोई भी शेयर नहीं देगा, लेकिन प्रॉफिट में हमें उसको शेयर देना पड़ेगा। तो ये सब डिपेंड करता है ऑन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। फिर इसके बाद जो है हमारा, आप देख सकते हैं, पांचवा ऑब्जेक्टिव, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप हमारा हमेशा प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप को बनाता है। जैसे कि अगर कोई पार्टनर अगर किसी जगह पर जाकर के कोई काम कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली बाकी पार्टनर्स को भी अपने काम के लिए बांध रखा है। जैसा अगर उसने कहीं काम किया और उस व्यक्ति को 1000 रुपए वहां पर कमाया है, तो वो 1000 रुपए सिर्फ उसका नहीं है, वो अगर मान लीजिए उस फर्म में 4 पार्टनर्स होंगे तो चारों का होगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई 2 पार्टनर यहाँ पर नहीं है या 2 पार्टनर जो काम कर रहे हैं तो वो प्रिंसिपल का काम कर रहे हैं, और जो बाकी के 2 हैं वो एजेंट का भी काम कर रहे हैं। इसीलिए ये हमारा कैसा रिलेशनशिप को फॉर्म करता है, प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप को हमारा पार्टनरशिप फॉर्म कराता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो हमारा छठा ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अभी हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप को। अब मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी पार्टनरशिप होते हैं जिसमें कि हर एक बंदा, जैसे मान लीजिए अगर 5 लोगों का पार्टनरशिप है तो 5 लोग मिल करके भी उस बिजनेस को कर रहे होंगे, और नहीं तो हो सकता है कि 5 की जगह पर सिर्फ 2 लोग काम कर रहे होंगे और बाकी 3 जो है इनएक्टिव पार्टनर होंगे। तो ये जरूरी नहीं कि सभी का सभी को काम करना जरूरी है, या फिर उसके जगह पर कुछ लोग भी, कुछ पार्टनर्स भी वो काम कर सकते हैं। तो ठीक है। और लास्ट जो हमारा फीचर है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप का, और इसे आप जान लें कि पार्टनरशिप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेपरेट एंटिटी कहलाता है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। मतलब अगर कभी भी बैंकरप्सी होता है या आपके पार्टनरशिप फर्म का इंसॉल्वेंसी होता है, तो उस केस में पार्टनर्स को अपने निजी संपत्ति से भी पार्टनरशिप फर्म का जो भी लायबिलिटीज होगा, जो भी कर्ज होगा, उसे चुकाना पड़ सकता है। मतलब इसकी लायबिलिटी सिर्फ फर्म तक सीमित नहीं है। तो चलिए, अब आप लोगों ने सारे फीचर्स को समझ लिया। अब हम लोग इसके बाद अपने तीसरे ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे, जो कि है हमारा पार्टनरशिप डेट। तो आइए हम लोग पार्टनरशिप डेट समझते हैं। अब हम लोग अपने तीसरे ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे, जो कि है हमारा पार्टनरशिप डेट। देखिए, पार्टनरशिप डेट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख रखा है। अभी मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ। अ रिटन डॉक्यूमेंट containing the terms of agreement between the partner pertaining to the rights and duties of the partner is known as partnership deed और partnership agreement। अभी मैंने आप लोगों को बताया फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में कि हमारा जो भी पार्टनरशिप फॉर्म होता है वो एक एग्रीमेंट के तहत होता है। वही एग्रीमेंट हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, इज नोन एज पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट में क्या क्या लिखे होते हैं, तो इस एग्रीमेंट में हमारा सारा जो पार्टनर से रिलेटेड उनके राइट्स हैं और जो उनकी ड्यूटीज हैं, वो सब हम लोग इस एग्रीमेंट में लिखने का काम करते हैं। चलिए, इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, इट इज आल्सो नोन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आप लोग ध्यान देंगे, हमारा जो पार्टनरशिप डीड है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसको हम लोग और एक किस नाम से जानते हैं, तो आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इट मे बी रिटन और ओरल, बट ड्यू टू अनसर्टेनिटी इट मस्ट बी रिटन। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा पार्टनरशिप क्या है, वो जो पार्टनरशिप डीड है वो या तो मौखिक भी हो सकता है या लिखित भी हो सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, मतलब अगर इन फ्यूचर कोई ऐसी विवाद आ जाए जिसको हम लोगों ने लिखा नहीं था डीड में, या हमने कोई डीड नहीं बनाया था, तो उस समय वो हमारा विवाद का कारण बन सकता है वो पॉइंट। इसीलिए ज्यादा बेहतर माना जाता है कि विवाद से बचने के लिए आप एक क्या करें, एग्रीमेंट बनाएं और जिसमें सारे पॉइंट्स को लिखने का काम करें। इसीलिए मैंने कहा है, बट ड्यू टू अनसर्टेनिटी इट मस्ट बी रिटन एंड रजिस्टर्ड। एंड रजिस्टर्ड कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप उसे चाहें तो रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसे नहीं भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो
तो यही है आपका मतलब होता है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। और इसके बाद इसी के कुछ कंटेंट्स भी होते हैं, मतलब ये पार्टनरशिप डीड में क्या क्या ये कंटेन करेगा वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारा पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। अब वहां पर जो मैंने आप लोगों को राइट्स एंड ड्यूटीज की बात कही थी सभी पार्टनर्स की, तो वो डीड में ही लिखा होता है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक शॉर्ट समरी के रूप में कि डीड में हमारे किन किन बातों को लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज उसको अलग अलग लिखने का काम किया है। सबसे पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड इट्स पार्टनर्स। तो सबसे पहले हम लोग अपने डीड में क्या लिखेंगे, तो हमारा फर्म का क्या नाम है, उसका क्या पता है, और हमारे पार्टनर्स का भी क्या नाम और पता है, ये हम लोग लिखने का काम करते हैं अपने डीड में। दूसरा अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड इट्स नेचर। तो देखिए हमारा कितना अमाउंट कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाएगा हमारी फर्म में, हर एक पार्टनर्स का क्या क्या अमाउंट उन्हें कैपिटल के रूप में लगाना है, ये बात भी लिखी हुई होनी चाहिए। और उसका नेचर क्या है, नेचर कहने का मतलब क्या हमारा कैपिटल फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा, ये मैं आप लोग को आने वाले समय में बताऊंगा कि क्या होता है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। ठीक है। तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन ड्राइंग्स एक्सेट्रा। अगर मान लीजिए जो हमारे पार्टनर्स ने कैपिटल लगा रखा हो या किसी ने ड्राइंग्स कर रखा हो, तो उनको क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा या उन्हें क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ये बातें भी हमारी डीड में लिखी हुई होनी चाहिए। फिर देखिए सैलरी कमीशन एक्सेट्रा पेबल टू पार्टनर्स। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर काम कर रहा है, वर्किंग पार्टनर है, तो उसको क्या सैलरी दिया जाएगा, या अगर कोई कमीशन देना है तो क्या देना है कमीशन, ये सभी बातें भी हमारे डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। फिर मैं आप लोगों को बता दूं डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। तो देखिए पार्टनरशिप फर्म हमारा कब शुरू किया गया है, इसके विषय में भी हमारा डीड में लिखा हुआ होना चाहिए, और इसकी क्या ड्यूरेशन होगी। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ कुछ पार्टनरशिप ऐसे होते हैं जो कि कुछ समय के लिए या किसी एक पर्सनल काम के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ पार्टनर ने एक ऐसा काम लिया जो कोई कॉन्ट्रैक्ट करा जिसको कि वो 5 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो पार्टनरशिप भी कितने समय के लिए होगा, 5 साल के लिए। तो वही हमारा हो गया क्या, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। और कोई कोई पार्टनरशिप जो होता है लाइफ लॉन्ग चलता है, तो वो भी बातें हमारी किसमें डीड में लिखी हुई होनी चाहिए। यहाँ पर हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। ये भी मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे, ये तो जरूर से उस डीड में जिक्र होना चाहिए किस रेशियो से वो लोग अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। ठीक है। फिर है हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग टू बी अलाउड एंड इट्स टाइमिंग। तो अब आप देखें कि क्या ड्राइंग्स जो उन लोग ड्राइंग्स हमारे पार्टनर्स जो करते हैं, तो कितने अमाउंट तक वो अपने ड्राइंग्स को कर सकते हैं, और इसका क्या समय होगा, मतलब कि क्या साल के किसी भी समय वो ड्राइंग्स कर सकते हैं, या फिर किसी समय में मान लीजिए 3 महीने पर ड्राइंग्स कर सकते हैं या 6 महीने पर ड्राइंग्स कर सकते हैं, ये भी बातें हमारे डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। फिर है उसके बाद हमारा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो अब मैं आप लोग को बता दूं, जब भी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन की बात होती है, रिटायरमेंट की बात होती है, या किसी पार्टनर के डेथ की बात होती है, तो उस समय एक गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। ये गुडविल क्या होता है ये आप लोग आने वाले सेशंस में समझेंगे। तो उसके क्या क्या तरीके होते हैं, तो उसको कैसे हमें वैल्यूएशन करना होगा, उसका वैल्यूएशन किस मेथड से हम लोग करें, ये भी बात हमारा किस में लिखा हुआ होना चाहिए, डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। फिर हमारा है कि क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगे, या पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी होगी, ये भी हमारा डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। फिर रूल्स टू बी फॉलोड इन पार्टनरशिप फर्म। अब एक बात और ध्यान दें कि जब भी कोई पार्टनर एडमिशन करेगा या रिटायरमेंट होगा या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस समय हम लोग अपने फर्म में किस रूल्स को फॉलो करेंगे, या उसके एब्सेंस में क्या क्या रूल्स हमारे फर्म में फॉलो किए जाएंगे, इसके बारे में भी हमारे डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। और अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म एंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म अकाउंट। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ अकाउंटिंग पीरियड हमारे फर्म का क्या होगा, और हम लोग किस किस बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करने वाले अपने फर्म में, ये भी बातें हमारे डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो अगर कभी किसी पार्टनर के बीच में विवाद हो जाता है, तो क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे ताकि उनके डिस्प्यूट्स को सेटल कर दिया जाए। और अगर कभी ऐसी बातें आती है, मान लीजिए हमारा पार्टनरशिप
समाप्त होने वाला या उसका समय पूरा हो चुका है। तो डिसोल्यूशन करने के समय में हम लोग किस किस प्रोसीजर्स को फॉलो करने वाले हैं, ये भी बात हमारा डीड में लिखा हुआ होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या हमारे डीड में कंटेंट्स रहते हैं। और अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए कि डीड ही नहीं हो तो वहां पे कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ये मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वही हमारा अब इसके बाद वाला नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जो कि हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब हम लोग अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर चल रहे हैं, जो कि है हमारा रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अभी हम लोगों ने जाना कि डीड क्या होता है, डीड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, लेकिन अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में डीड ही नहीं होगा तो वहां पर फिर हम लोग किस प्रकार से काम को करेंगे, क्या हमारे बीच में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो किस प्रकार से लिए जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो मैं पढ़ देता हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वर्बल एग्रीमेंट और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन अ सर्टेन पॉइंट द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी जिस भी फर्म में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हो या अगर वहां पे मान लीजिए कहीं पे डीड बना भी हो लेकिन अगर उसके बीच में कोई पॉइंट्स नहीं मेंशन किया गया हो जिस पर कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस जगह पे हमारा कौन सा पार्टनरशिप डीड लागू हो जाएगा, जो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है, उसके प्रोविजंस हमारे फर्म में लागू कर दिए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मली विवाद के क्या कारण होते हैं, तो विवाद का नॉर्मली आप देखिएगा कि सिर्फ एक कारण होता है और वो है पैसा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड ही जो हमारे काम होंगे उसको मैंने बताने का काम किया है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, अगर हमारा डीड नहीं है तो उस समय में हमें क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए मैंने क्या लिखा है, इक्वली। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हमारे डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा गया था या फिर हमारे फर्म में डीड था ही नहीं, तो उस जगह पर हमारे पार्टनर्स किस रेशियो में अपने प्रॉफिट को बांटने का काम करेंगे, तो इक्वली वो लोग अपने प्रॉफिट को बांटने का काम करेंगे। फिर उसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उनको क्या उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा या किस रेट में इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर डीड में कोई बातें नहीं बोली गई हैं तो नो इंटरेस्ट। ठीक है, कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट हम लोग को नहीं देना है। तो जिस प्रकार से हम लोग कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो क्या ड्राइंग्स पर भी इंटरेस्ट लेंगे? नहीं सर, इन ड्राइंग्स पर भी हम लोग कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। चलिए, फिर अगर बात आती है, मान लीजिए कोई पार्टनर वर्किंग है, वो काम कर रहा है अपने फर्म में, तो क्या उसको सैलरी दिया जाएगा? तो देखिए मैंने क्या लिखा है, नो सैलरी। मतलब अगर हमारे फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ होगा या फिर अगर सैलरी के पॉइंट पर हमारा डीड कुछ नहीं कह रहा होगा, वो साइलेंट होगा, तो उस समय में हम लोग अपने पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजंस कहता है। फिर ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने हमें इंटरेस्ट दे रखा है हमारे फर्म को या फिर एडवांस दे रखा है, तो क्या उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन, यस, एंड विद द रेट ऑफ 6% पर annum। मतलब अगर हमारे डीड में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं किया होगा तो हम लोग फिर भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार 6% के हिसाब से 6% रेट पर एनम के हिसाब से अपने लोन पर या जो भी एडवांसेस जो हमारे पार्टनर्स ने दे रखा होगा उसे उसके हिसाब से उनको इंटरेस्ट दे देंगे। और लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो ध्यान दीजिएगा, विथ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। इसका क्या मतलब हो गया? मतलब अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में एडमिशन के बारे में कोई चर्चा नहीं है तो उस समय में जब तक कि सारे पार्टनर्स की सहमति ना हो तब तक हम लोग किसी भी नए पार्टनर को अपने फर्म में एडमिट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मान लीजिए आपके एग्जांपल के लिए बोलूं कि हमारे फर्म में 4 पार्टनर हैं जिसमें कि 3 पार्टनर एग्री कर रहे हैं किसी नए पार्टनर के एडमिशन के लिए, लेकिन एक पार्टनर ऐसा है जो कह रहा है कि नहीं इसकी एडमिशन नहीं होगी और हमारा डीड जो है इस जगह पर साइलेंट है, उस समय में हम उस पार्टनर का एडमिशन
नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा 1932 का प्रोविजन क्या कह रहा है? विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो आप लोगों ने अभी देखा कि हमारा जो भी प्रोविजंस अगर हमारे डीड में नहीं लिखा गया था या हमारे फॉर्म में डीड ही नहीं था, तो उस समय हम लोग किसके प्रोविजंस को लागू कर देंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को लागू कर देंगे। चलिए, इसके बाद अब मैं आप लोग को जो बताऊंगा वो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन, जिसमें आप लोग जानेंगे कि पार्टनरशिप में कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, किन किन अकाउंट का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। देखिए, अब हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, वहां पर भी हम लोग क्या करते थे? अकाउंटिंग बनाते थे। तो ध्यान दीजिएगा, वहां पर हम लोग किसकी अकाउंटिंग करने का काम करते थे? वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग हुआ करता था, मतलब जिसके एक मालिक होते थे। ठीक है, वहां पर भी हम लोग क्या क्या बनाते थे, तो मैं आप लोग को बता दूं। आप सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और लास्ट में हम लोग क्या करते थे? तो हम लोग अपना एक बैलेंस शीट बनाने का काम करते थे। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इस जगह पे हमारे कितने मालिक थे? तो सिर्फ एक। तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट हुआ करता था वो सब का सब कौन लेके चला जाता था? वो जो हमारा मालिक था वो लेके चला जाता था। लेकिन अब हम लोग किसकी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप की, मतलब यहाँ पर तो हमारा एक से ज्यादा मालिक होगा। तो हम लोगों को उन लोगों के अलग अलग भागों को, जो भी उनके प्रॉफिट्स होंगे, जो भी उनका शेयरिंग रेशियो होगा, उसमें उनके प्रॉफिट्स को बांटना होता है। अगर मान लीजिए किसी ने अलग अलग डेट में ड्राइंग्स किया होगा, उसे दिखलाना होता है, उसका क्या इंटरेस्ट है ये भी हम लोगों को दिखलाना होता है। तो हमारे जो पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप का, उसके बाद हम लोग एक और अकाउंट बनाते हैं, और वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्ड क्या लगा हुआ है? एप्रोप्रिएशन। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक कब बनेगा? जब हमारे फर्म में प्रॉफिट होगा। मतलब लॉस के केस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो तो सीधा यहीं से ही हमारे पार्टनर्स के रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या डालेंगे? तो ध्यान दीजिए, जो भी पार्टनर से रिलेटेड इनकम है या जो भी उनके एक्सपेंस होंगे वो सब हम लोग कहाँ दिखाने का काम करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और फिर जैसा कि हम लोग अपना बैलेंस शीट बनाया करते थे, वैसे ही हम लोग अपना बैलेंस शीट बना देंगे। लेकिन इसके पहले भी वहां पर क्योंकि आपके एक मालिक हुआ करते थे, तो उनका कैपिटल निकालना आसान होता था। मगर यहाँ पे फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा मालिक होते हैं, तो कैपिटल अकाउंट का भी बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। और वो कैसे होता है अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, इसकी क्या रिकॉर्डिंग होती है, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, उसके क्या क्या प्रकार होते हैं। देखिए, हमने अभी यहाँ पर समझाने के लिए आप लोगों को एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना रखा है। ये जस्ट हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही बनता है। लेकिन मैं बार बार जो आप लोगों को कहूंगा कि यहाँ पर हमारा वर्ड क्या शामिल है? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब कि जब हमारे फर्म में प्रॉफिट होगा तभी हम इस अकाउंट का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारा जो प्रॉफिट होता है ये किसका होता है? मतलब किसी भी बिजनेस में अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो कौन लेता है? तो उसके मालिक लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो भी मालिक से रिलेटेड खर्चे होंगे या मालिक से रिलेटेड इनकम होगी, उन सभी चीजों को हम लोग इसमें दिखाने का काम करेंगे। अच्छा, और मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बता देता हूँ। ये कौन बनाता है? तो आप लोग जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं तो आप अपने आप को फर्म सोच करके इस अकाउंट का प्रिपरेशन करें। मतलब क्या हुआ? जब भी जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने समय अपने आप को बिजनेस सोचते थे और बिजनेसमैन को अलग रख के उसकी अकाउंटिंग करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको अपने आप को फर्म मानना है
और इसकी प्रिपरेशन करने हैं या इसका लेजर तैयार करना है। ठीक है, ये कौन बना रहा है? फर्म बना रहा है। किसके लिए बना रहा है? तो अपने पार्टनर्स के लिए बना रहा है। और ध्यान देंगे यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें को भी मेंशन किया, तो देखिएगा डेबिट साइड में हर वो चीज लिखी जाएगी जो कि फर्म के लिए खर्च है। क्या है? फर्म के लिए वो खर्च है। और क्रेडिट साइड में उन चीजों को लिखा जाएगा जो फर्म के लिए इनकम है। तो अब इन शॉर्ट आप देख सकते हैं सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब क्या है? ये सब फर्म के लिए खर्च होते हैं। इसीलिए हमने इसको क्या किया है? डेबिट साइड में लिखा है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, ये हमारा क्या है? तो ये हमारे फर्म के लिए इनकम कहलाता है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड में लिखा है। और आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक चीज और लिखा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स और करेंट अकाउंट। मतलब कि जैसे ही हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा होगा, जिसमें कि अगर मान लीजिए हमारा प्रॉफिट आता है तो हमने प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिख दिया था। और सारे खर्चों को देने के बाद हमारा जो प्रॉफिट बचेगा वो हम लोग क्या करते हैं? तो अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर करेंट अकाउंट में उन लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। यही है हमारा कैपिटल अकाउंट। अभी आप लोगों ने देखा कि हमने लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो देखिए मैं आप लोगों को उसकी कहानी समझा देता हूँ। हमारे पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल अकाउंट को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग, दूसरा होता है आपका फिक्स्ड। ठीक है, चलिए फ्लक्चुएटिंग के बारे में पहले जान लेते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कब कहेंगे? जिस फर्म में सारा का सारा एडजस्टमेंट, मतलब पार्टनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स हो रहे होंगे वो सभी के सभी किससे हो रहे होंगे? तो उनके कैपिटल अकाउंट से। तो वहां पर हम क्या कहेंगे? उनका कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। क्योंकि देखिए फ्लक्चुएटिंग वर्ड ही क्या बोलता है? उतार चढ़ाव की बात कहता है। इसका मतलब आपके कैपिटल में ही सारे उतार चढ़ाव किए जा रहे हैं, तो सारे खर्च या सारे इनकम आपके कैपिटल अकाउंट से ही ट्रीटमेंट किए जा रहे होंगे। तो उस जगह पे हमारा वो कैपिटल कैसा हो गया? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है फिक्स्ड कैपिटल का। तो ध्यान दीजिएगा फिक्स्ड कैपिटल में भी हम लोग क्या करेंगे? तो वहां पर हम लोग दो प्रकार के अकाउंट्स को बनाने का काम करते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है हमारा करेंट अकाउंट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, क्योंकि हमारा कैपिटल कैसा है? फिक्स्ड है, तो यहाँ पर हमारे कैपिटल को हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। मतलब ना तो आप इससे कोई भी ट्रीटमेंट करें या कोई एडजस्टमेंट करें। आप इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ दो ट्रीटमेंट को ही डालेंगे। एक आपका होगा अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाया है तो उसकी एंट्री आपकी कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। और दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपने कोई ड्राइंग्स किया है, ठीक है, मतलब कोई पैसे आपने निकाले हैं, लेकिन वो ड्राइंग्स कैसा होना चाहिए? तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जिसको कि हम लोग अलग शब्दों में भी क्या कहेंगे? जैसे कि आपने कोई परमानेंट ड्राइंग कर रखा है। जैसा मान लीजिए हमारे 3 पार्टनर थे कोई फॉर्म में और दो पार्टनर ने जो है 3-3 लाख रुपए लगाया था, मगर एक पार्टनर ने 5 लाख रुपए उस फॉर्म में एज अ कैपिटल लगा रखे थे। तो उसने क्या देखा कि अगर सभी का शेयरिंग रेशियो बराबर है तो मैं क्यों एक्स्ट्रा कैपिटल लगाऊं? तो उन्होंने अपना कैपिटल ही कम कर लिया। तो इसी को हम क्या कहेंगे? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो ध्यान दीजिए सिर्फ यही दो एंट्रीज हमारी किस में जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। और ये कब? जब हमारा कैपिटल अकाउंट किस नेचर का होगा? फिक्स्ड नेचर का। और इनके बाद सारे का सारा एडजस्टमेंट हम किससे कर देंगे? अपने करेंट अकाउंट से कर देंगे। जैसा कि अभी आपने देखा सैलरी की बात, कमीशन की बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात, ये सब का सब। और यहाँ तक कि जो नॉर्मल ड्राइंग्स भी होंगे, जैसे कि कोई पार्टनर महीने महीने 2000-4000 निकाला करते हैं, वो सारे भी एडजस्टमेंट कहाँ आएंगे? आपके पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। वो ड्राइंग्स आपका इसमें नहीं आएगा। ये आपका ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, नॉर्मल ड्राइंग्स ये नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं एक छोटा सा फॉर्मेट आप लोगों को कैपिटल अकाउंट का बना देता हूँ और दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आइए, अब आप लोगों ने अभी सीखा कि कैपिटल अकाउंट के क्या टाइप्स होते हैं।
उसी को बताने के लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट भी सिंपल आप लोगों के आगे बना रखा है। और ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से आप अपने आप को क्या मानते हैं? फर्म। तो उसी प्रकार से जब भी आप कैपिटल अकाउंट को बनाएं तो आप अपने आप को क्या सोच के चलें कि आप एज अ पार्टनर इस अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये बात अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए वो कैपिटल अकाउंट की अकाउंटिंग करना आसान हो जाएगा। जैसा कि अभी आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देखा था, तो यहाँ पर भी ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन बना रहा है? तो ये भी फर्म बना रहा है। किसके लिए बना रहा है? तो पार्टनर्स के लिए बना रहा है, ताकि वो अपने पार्टनर्स को बता सके कि उनकी एट प्रेजेंट क्या अमाउंट ऑफ कैपिटल उनके बिजनेस में है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने कैपिटल अकाउंट बना रखे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 3 कॉलम बना रखा है। मान लीजिए कि हमारे 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। तो उसी के लिए हमने यहाँ पर 3 कॉलम्स भी बना रखे हैं। अब यहाँ पर आप क्रेडिट साइड में देख सकते हैं और डेबिट साइड में कुछ आइटम्स हमने लिखा है। तो अभी मैं आप लोग को एक टेक्निक सिखा देता हूँ। हर वो चीज जिससे कि आपका पार्टनर का क्या हो, कैपिटल अकाउंट बढ़े। अभी आपको किस रूप में सोच के ये कैपिटल अकाउंट बनाना है कि आप इस फर्म के पार्टनर हैं और आप अपना अकाउंट यहाँ तैयार कर रहे हैं, मतलब आपको अपने आप को पार्टनर के रूप में ये बात सोचना है। तो अब क्रेडिट आप क्या करेंगे? क्रेडिट में हर उन चीजों को डालें जिन जिन चीजों से आपका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। ठीक है, जैसा कि अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे तो उससे आपके कैपिटल अकाउंट को क्या होगा? वो बढ़ेगा, तो उसे आप क्रेडिट करें। अगर आपको सैलरी मिल रहा है, अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगा रखा है, तो इन सभी चीजों से आपके कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? ये ग्रोथ होगा, मतलब वो बढ़ेगा। इसलिए इन सभी चीजों को हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। और डेबिट किन चीजों को आप करेंगे? जिन जिन चीजों से आपका कैपिटल अकाउंट घटेगा। मतलब जैसे कि अगर आपने ड्राइंग्स किया है तो इससे आपका कैपिटल घट रहा होगा। अगर ड्राइंग्स किए तो उसके से कैपिटल आपका घट रहा है, तो सीधी सी बात है उसी ड्राइंग्स के ऊपर जब इंटरेस्ट भी लगेगा तो भी आपका कैपिटल जो है घटेगा। अगर मान लीजिए आपको कोई लॉस हुआ था, तो अगर उस लॉस को आपने शेयर किया है तो भी आपका कैपिटल अकाउंट घटेगा। इसलिए देखिए हमने यहाँ पर लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये डेबिट साइड में ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे क्या करके लिखा है? इफ लॉस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कब आएगा? जब हमारा प्रॉफिट होगा। और यहाँ वर्ड भी देख सकते हैं, ये एप्रोप्रिएशन यहाँ पर मैंने प्रयोग किया है, जबकि यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही प्रयोग किया है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? जो उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कैरी होंगे उनको हम यहाँ पर लिखने का काम करेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब इसके बाद हम लोगों की सारी थ्योरीज जो पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स की है वो करीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर करके आप लोगों को अलग अलग वीडियोस में बताने का काम करूंगा।